आज हम लोग रिएक्ट के एक और नए कंसेप्ट को देख रहे हैं, है ना। क्लास इन जेएस या क्लास इन रिएक्ट। जावास्क्रिप्ट में क्लासेस किस तरीके से काम करती है वो हमको देखना है। ठीक है, तो 2015 के पहले जावास्क्रिप्ट में कोई क्लास नाम का कंसेप्ट नहीं था, या जावास्क्रिप्ट में कोई भी कंसेप्ट क्लास का नहीं था। लेकिन ES6 ने 2015 में एक नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, क्लासेस इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जब हम रिएक्ट यूज करेंगे, रिएक्ट एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग यहाँ पे क्लास के कंसेप्ट को भी यूज करेंगे। तो पहले हम लोग एक बेसिक ओवरव्यू देखें तो क्लासेस क्या है ना। तो क्लासेस जो होती है वो क्या है, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लासेस ऑफ ब्लूप्रिंट्स फॉर जेएस ऑब्जेक्ट। जेएस ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होती है क्लासेस, है ना। जेएस ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है वो क्लासेस होती है। और क्लास के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर, है ना, वेरिएबल हो सकते हैं, या वेरिएबल नहीं तो हम डेटा मेंबर इसको बोल सकते हैं। या क्लास के अंदर क्या हो सकते हैं, मेंबर्स हो सकते हैं, मेंबर फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। मेंबर्स हो सकते हैं, जिसको हम मेथड बोलते हैं, मेंबर्स मतलब मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड हो सकते हैं, मेथड हो सकते हैं। मेथड्स के बाद में मेथड्स हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो क्लासेस आर द ब्लूप्रिंट ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, और क्लासेस के अंदर मेथड हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि जो भी क्लास होती है जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्लास स्ट्रिक्ट मोड में वर्क करती है ना। स्ट्रिक्ट, अब स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है, तो स्ट्रिक्ट मोड वो है जिसमें कोई भी एरर आएगी ना तो कोड हमारा वहीं पे रुक जाएगा और कंसोल पे एरर आ जाएगी, एक्सेप्शन आ जाएगी। तो जो साइलेंट एरर होती है, जो नॉन स्ट्रिक्ट मोड है उसमें जो चलती है, वो क्लासेस जो वर्क करती है वो हमारी स्ट्रिक्ट मोड में वर्क करती है। ठीक है, फिर क्लास को डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास कीवर्ड होता है ना। क्लास कीवर्ड हमको लगाना होता है, और फिर क्लास का नाम लगाना होता है ना। नेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो होना चाहिए अपर केस में। ये एक रूल है कि क्लास के नाम की जो स्टार्टिंग होनी है वो अपर केस से होनी है। तो अगर मैं क्लासेस के सिंटेक्स की बात करूं, है ना, जावा स्क्रिप्ट के क्लासेस के सिंटेक्स की अपन बात करते हैं, तो इसको हटा देता हूं मैं 2 मिनट के लिए, ये मैंने हटाया। अब यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। तो कैसे बनाऊंगा मैं क्लास, और मैंने क्लास का नाम, क्लास के नेम में मान लीजिए मैंने क्लास बनाई EMP, तो ये क्लास हो गई मेरी EMP। और यहाँ पर आ जाएगा क्लास के मेंबर फंक्शन और मेथड कंस्ट्रक्टर जो है। तो क्लास कीवर्ड और यहाँ पे EMP, ये पहला जो करेक्टर है वो हमारा अपर केस में हो गया। ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, क्लास इस तरीके से बनती है जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब हम देखें कि क्लास के अंदर हमको किस तरीके से ऐड करना है, क्या ऐड करना है। तो प्रॉपर्टीज, है ना, एडिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, एडिंग प्रॉपर्टीज और डेटा मेंबर्स, एडिंग प्रॉपर्टीज और डेटा मेंबर्स हमको क्लास में ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे हम लोग, क्लास के अंदर अगर मान लीजिए हमको कुछ ऐड करना है, तो डिक्लेयर प्रॉपर्टी को हम क्लास लेवल पे कर सकते हैं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। 2 तरीके होते हैं जिससे कि हम लोग प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक एग्जांपल हम देखते हैं। हमने जो ऊपर ये क्लास बनाई है, इसी क्लास के अंदर मैं एक
नेम डिक्लेयर करता हूं तो मुझे क्या करना होगा, नेम, और नेम इज इक्वल टू यहाँ पे नेम लाइक अनिल, तो ये नेम हो गया मेरा। उसके बाद में जो दूसरा मुझे जैसे बताना है, तो मान लो सैलरी मुझे ऐड करनी है, तो मैंने सैलरी लिखा और सैलरी समथिंग लाइक 15,000, तो ये सैलरी होगी। इस तरीके से हम लोग ऐड करते हैं। इस तरीके से हम जो डेटा मेंबर है उनको ऐड कर देते क्लास के अंदर। ठीक है, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट, अब ये क्लास ईएमपी बन गई, इसमें नेम और सैलरी दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इस क्लास को मेरे को क्या करना है, तो इस क्लास को मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा मैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लेट करके एक वेरिएबल लेना होगा। तो मैंने क्या लिया यहाँ पे, लेट ले लिया मैंने E1, मतलब जो वेरिएबल है मेरा वो, और न्यू EMP, ये बन गई मेरी, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना मेरे को, तो कैसे बनेगा, लेट E2, यहाँ पे मेरे को लेट लेना पड़ेगा, E2 लेना पड़ेगा, और E2 लेने के बाद यहाँ पे न्यू और EMP, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया। ध्यान रखने लायक बात यह है कि यहाँ पे हमको कोई भी लेट कीवर्ड या वेरिएबल कीवर्ड का यूज नहीं करना है। यहाँ पे डायरेक्ट हमको डेटा मेंबर का नाम और वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और इस तरीके से क्लास के मेंबर फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, अब इसका एक फुल कोड अपन ट्राई करते हैं। तो हम लोग चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो मैं यहाँ ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड, है ना, ये मैंने VS कोड ओपन किया यहाँ पे, विजुअल स्टूडियो कोड। और विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड में मैं यहाँ पे ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, और ओपन फोल्डर में मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर मैं जाता हूँ माय रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने ये ओपन कर लिया फोल्डर। ठीक है, अभी रिएक्ट फोल्डर के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ये वाला एक कोड ले लेते हैं, और यहाँ पे या हम लोग ऐसा करते हैं कि एक index.html के अंदर ही इस कोड को लिखते हैं। ठीक है, index.html के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ, या main.js के अंदर हम ये कोड लिख सकते हैं। main.js है हमारे पास, तो main.js में मैं इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूँ, main.js के अंदर क्लास, एक कीवर्ड लगता हूँ क्लास EMP, है ना, क्लास EMP लगाया मैंने। क्लास EMP लगाने के बाद इसके अंदर मैंने क्या किया, एक मेंबर फंक्शन वेरिएबल बनाया नेम, और नेम इज इक्वल टू मैंने रख दिया लाइक सचिन, ये नेम हो गया। फिर यहाँ पर मैंने रख दिया सैलरी, तो ये सैलरी हो गया। सैलरी की वैल्यू मैंने असाइन कर दी 50,000, तो ये सैलरी हो गया। ये मेरी क्लास बन गई। अब इस क्लास का मेरे को क्या बनाना है, इस क्लास का मेरे को मेंबर बनाना है। तो क्लास का मेंबर कैसे बनेगा, है ना, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लेट E1 इज इक्वल टू मैंने बनाया न्यू, और यहाँ पे क्लास का नाम EMP, तो ये मेरा E1 बन गया। फिर यहाँ पे मैंने E2 बनाया, तो E2 इज इक्वल टू न्यू, और न्यू में जाके यहाँ EMP, ये दूसरा मेरा E2 बन गया। E1 बन गया, E2 बन गया, दो वेरिएबल बन गए। उसके बाद में यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया E1 को मैं, या कंसोल लॉग करा लेते हैं हम लोग, चलो कंसोल लॉग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग कंसोल डॉट लॉग में मैंने E1 लिखा, कंसोल डॉट लॉग में मैंने E1 लिखा, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग में लिखा E2। ठीक है, E1 और E2, तो यहाँ E2 बना दिया मैंने। ठीक है, ये बन गया मेरा, क्लास बन गई और ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एग्जांपल को रन करते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर देता हूँ इसको। ओपन विद मैंने लाइव सर्वर किया, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंसोल में हमको रिजल्ट दिखाना चाहिए। तो हम लोग यहाँ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग कंसोल में जाते हैं, तो ये EMP ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे ये नेम और सैलरी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं JS के अंदर। ठीक है, अब हम लोग एक चीज और देखते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज कैसे करना है हमको, है ना। तो
ये तो पहला तरीका था, ये जो हमने देखा ये पहला तरीका था प्रॉपर्टी डिफाइन करने का, प्रॉपर्टी को ऐड करने का। अब हमारा दूसरा तरीका है, जो दूसरा तरीका है वो है हमारे कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर वाले तरीके में हमको क्या करना होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर हम लोग करेंगे तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हमको एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाना पड़ेगा। जिसे हम लोगों ने ये लिया था, इसको मैं हटा देता हूं यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्टर होगा, क्योंकि जो दूसरी लैंग्वेज है जैसे C++ और जावा में क्लास के नाम के आधार पर ही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। जावा स्क्रिप्ट में हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर करके ही फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, तब जाकर वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनेगा। तो नेम हो गया, सैलरी हो गई, दो चीज हो गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि नेम और सैलरी, है ना, नेम और सैलरी को यहाँ पे दिस डॉट, क्योंकि ये फंक्शन है, यहाँ पे हमको दिस डॉट क्या, नेम इज इक्वल टू नेम पास करना पड़ेगा, और यहाँ पर जाकर दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी पास करना पड़ेगा। ये हो गया कोड। ये दूसरा तरीका है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग यहाँ पर वेरिएबल और मेथड की वैल्यू को असाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर नेम सैलरी, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। अब मैं इसको रन करता हूं, तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विद लाइव सर्वर किया। अभी यहाँ पर गया मैं, यहाँ पे मेरे को ऑब्जेक्ट अनडिफाइंड आया। अनडिफाइंड क्यों आया, अनडिफाइंड इसलिए आया कि जब इसका ऑब्जेक्ट बना तब हम लोगों ने यहाँ वैल्यू डिफाइन नहीं की, तो हमको यहाँ पर वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। लाइक मैंने पास किया अमित कामा 5000 या 50,000, और दूसरी वैल्यू मैंने पास की लाइक अनिल, और यहाँ पर वैल्यू पास की मैंने 60,000 अनिल ये, और यहाँ पर वैल्यू पास कर दी मैंने लाइक 60,000 जो वैल्यू है इस तरीके से। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो है वो वैल्यू मेरी अमित और अनिल दोनों वैल्यू मेरी आ गई। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के थ्रू प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक में अमित आना चाहिए और दूसरे में अनिल आना चाहिए, तो एक में अमित आया एक में अनिल आया, यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो डिफाइन हो गई, 50,000 सैलरी और 60,000। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम लोग प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट बात आती है, इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि अगर हम लोग कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो जावा स्क्रिप्ट अपने से खुद से एक एम्प्टी कंस्ट्रक्शन बना देती है, कंस्ट्रक्टर बना देती है, और वो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकता है, या हम लोग अगर बनाएंगे तो जावा स्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगी, हम प्रोग्रामर के द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्टर ही होता है। ठीक है, और जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तब कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होगा। जैसे ही नया ऑब्जेक्ट बनता है कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक नया कंसेप्ट है। जावा स्क्रिप्ट कहती है, जावा स्क्रिप्ट ये कहती है कि जो क्लास है आपकी वो एक तरह का फंक्शन है। तो जिस तरीके से आप क्लास अभी बना रहे थे, आप क्लास को कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, फंक्शन ईएमपी। जिस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, और यहाँ पे दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम कीवर्ड नेम, और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी
ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये तरीका भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये वैलिड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहती है कि जो आपकी क्लास है वो एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो लेट e1 इज इक्वल टू न्यू emp, और यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे वैल्यू, नेम की वैल्यू जो भी है और सैलरी की वैल्यू जो भी है वो हम यहाँ पे कर देंगे पास। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग इसको कंसोल डॉट लॉग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। कौन सा ऑब्जेक्ट, e1। तो जावास्क्रिप्ट कहती है, क्या कहती है जावास्क्रिप्ट की क्लासेस जो है वो एक्चुअली फंक्शन है, और जिस तरीके से आप क्लास के थ्रू उसको बना रहे हैं वो आप यहाँ पे फंक्शन करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है जावास्क्रिप्ट में क्लास का कंसेप्ट। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम लोग एक क्लास बनाते हैं, इसी क्लास को हम लोगों ने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, नेम बनाया, सैलरी बनाई, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन भी बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया फंक्शन बनाते हैं, और फंक्शन जो है वो क्या करेगा, फंक्शन जो है वो सैलरी को इंक्रीमेंट करेगा। तो मैं यहाँ पे बना देता हूं रेस सैलरी, एक फंक्शन बना देता हूं, और इस फंक्शन में मैं बोलता हूं कि 10% से इंक्रीमेंट होना चाहिए सैलरी। तो क्या होगा, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू दिस डॉट सैलरी इनटू 10, मतलब 0.1 से इंटू हो जाएगा, तो 10% से इंक्रीज हो जाएगी सैलरी। ठीक है, अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने बना रखा है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया मेरा यहाँ पे, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ी देर के लिए अमित ही लेता हूँ मैं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम ले लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिया मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेने में यहाँ पे मैंने लिखा कि बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी, यहाँ पे मैंने लिखा बिफोर इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने एक br टैग लगा दिया लाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। फिर मैंने क्या किया कि इसको प्रिंट करवाया। किसको प्रिंट करवाया, डॉक्यूमेंट डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब सैलरी की वैल्यू को, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने ऑब्जेक्ट मतलब क्या हुआ मेरा, ई डॉट नेम को मैंने प्रिंट किया, प्लस यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, देन यहाँ पे मैंने प्लस ई डॉट सैलरी ले लिया। ये हो गया मेरा बिफोर इंक्रीमेंट। अब मान लीजिए आफ्टर इंक्रीमेंट, तो आफ्टर इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा, मैं आफ्टर इंक्रीमेंट का भी यहाँ पे कॉल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आफ्टर इंक्रीमेंट लिया। आफ्टर इंक्रीमेंट के पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो ई डॉट रेस्ट सैलरी को मैंने कॉल कर लिया, ई डॉट रेस्ट सैलरी मेथड को मैंने कॉल कर लिया, और आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद मैंने फिर इस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं इंडेक्स पे जाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर किया मैंने, कंसोल में मैं गया, और कंसोल में मैं गया तो कुछ एरर आ गई, ई इज नॉट डिफाइंड। ओके, E1 है, तो ये E1 को मैं ई बना देता हूँ, है ना। E1 को मैंने ई कर दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने फिर से रन किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया। यहाँ पे मैं index.html में जाता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर किया, कंस्ट्रक्टर में मैं गया,
तो यहाँ पर क्या isn't possible to write into document this, क्यों भाई, क्या एरर है यहाँ पे? document dot write नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? document dot fail to execute write isn't possible to write into document from। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग कर लेते हैं। यहाँ पे कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग किया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, है ना। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा के कंसोल लॉग किया, यहाँ पे भी मैंने कंसोल लॉग किया, यहाँ पे भी मैंने कंसोल लॉग किया, और कंसोल लॉग में कर रहा हूँ तो मुझे इस br की कोई जरूरत नहीं है, तो इस br को भी मैं हटा देता हूँ। यहाँ मैंने br हटा दिया, यहाँ पे भी मैंने br हटा दिया। नाउ सी की क्या रिजल्ट आता है, देन राइट क्लिक किया, राइट क्लिक और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। अब यहाँ गए, यहाँ पे कंसोल में गए हम लोग, तो कंसोल में रिजल्ट आ गया। देखो बिफोर इंक्रीमेंट 50,000, आफ्टर इंक्रीमेंट 5,000। क्यों, ये तो कुछ गलत हो गया, कुछ गलत है यहाँ पे। यहाँ पर ई डॉट दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू 0.1, है ना। तो यहाँ नेम और सैलरी हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज बढ़नी चाहिए थी, तो यहाँ पे क्योंकि हमने प्लस नहीं लगाया इसलिए ऐसा हो गया। तो यहाँ पे हमको दिस डॉट सैलरी प्लस ये है। अब हमारा जो ये रिजल्ट है, देखो ये 50,000 है और ये यहाँ पर 55,000 हो गए। तो इस तरीके से हम लोग क्लास बना सकते हैं और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। दोस्तों आज हम देख रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जो क्लास बनाते हैं उस क्लास के अंदर हमको अगर एक पैरामीटराइज मेथड बनाना है तो कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर पैरामीटराइज मेथड का मतलब ये होता है कि हम उसमें एक पैरामीटर पास करें, एक आर्गुमेंट पास करें और उस आर्गुमेंट को गेट करके उस मेथड के माध्यम से हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो ये मैंने एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर मैंने एक जेएस की फाइल बना ली है। अब इस जेएस की फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, एक क्लास बनानी है। तो जैसे लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने एक ईएमपी क्लास बनाई थी और फिर हमने सैलरी इंक्रीमेंट का एक मेथड बनाया था। तो जब हम उस मेथड को कॉल करते थे तो सैलरी 10% से इंक्रीमेंट हो जाती थी। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, हम जो मेथड है उसको डायनामिक करेंगे। डायनामिक करने से मतलब ये है कि जितनी वैल्यू हम पास करेंगे उस हिसाब से वो सैलरी इंक्रीमेंट हो। अगर मान लो यूजर ने 10% पास किया है तो सैलरी 10% से इंक्रीमेंट होना चाहिए। उसने 25% पास किया है तो 25% से इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास बना लेता हूँ। मैंने लिखा क्लास जावास्क्रिप्ट के अंदर और क्लास का नाम हमको देना है ईएमपी। मैंने एक ईएमपी क्लास बनाई, है ना। ईएमपी क्लास बनाने के बाद में यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, फिर एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया। कंस्ट्रक्टर मेथड में मैं दो वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा, नेम और सैलरी। ये नेम और सैलरी मैंने दो मेथड बना दी, कंस्ट्रक्टर मेथड बना दिया। और यहाँ पर नेम और सैलरी दो फंक्शन पैरामीटर ले लिए मैंने। फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। यहाँ पे नेम पास हो गया और यहाँ पे दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी पास हो गया। ये दो चीज यहाँ पे पास हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक क्लास बना दी ईएमपी, एक कंस्ट्रक्टर मेथड बना दिया और इस कंस्ट्रक्टर से हमने दो वैल्यू को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन का नाम मैं रखता हूं सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है। एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं और उस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूं सैलरी इंक्रीमेंट, ठीक है। सैलरी इंक्रीमेंट, और यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू लेते हैं कि जिस वैल्यू से सैलरी इंक्रीमेंट करना है, जो परसेंटेज है उससे इंक्रीमेंट करना है, तो हम उसको ले लेते हैं, यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू ले लेते हैं। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको
फिर हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू, ये क्या होगा हमारा, दिस डॉट सैलरी है ना, दिस डॉट सैलरी प्लस, प्लस के बाद में यहाँ पे आएगा दिस डॉट सैलरी, दिस डॉट सैलरी और दिस डॉट सैलरी इनटू जो भी वैल्यू होगी हमारी, जो वैल्यू पैरामीटर में पास होगी वो डिवाइड बाय 100, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारा इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू यूजर पास करेगा वो वैल्यू यहाँ पे हमारी इंक्रीमेंट हो जाएगी। अभी हमने क्लास बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहाँ पर हम लोगों ने क्लास बना दी, कंस्ट्रक्टर बना दिया और यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट का मेथड भी हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, अब इस रिजल्ट को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने बनाया e1 इज इक्वल टू न्यू, और न्यू क्या बना दिया हमने, emp, और इसमें हम लोगों ने दो वैल्यू पास कर दी। जैसे हमने पास किया नाम अमित, हमने एक वैल्यू पास कर दी अमित, और अमित की सैलरी लाइक हमने पास कर दी 40,000। ठीक है, ये अमित E1 हो गया। फिर मैंने क्या किया, लेट E2 एक पास किया, लेट E2 इज इक्वल टू मैंने न्यू पास किया और यहाँ पर न्यू emp मैंने ली, और emp में मैंने क्या ले ली, लाइक मैंने पास कर दिया नाम यहाँ पर सुनील, और सुनील और इसकी सैलरी मैंने पास कर दी यहाँ पे लाइक 20,000। ठीक है, ये हो गया, ये चीज हो गई हमारी E1 और E2, दो ऑब्जेक्ट बन गए हमारे E1 और E2। फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग करवाते हैं, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग करवाया, कंसोल डॉट लॉग में मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि बिफोर, जो सैलरी है वो बिफोर इंक्रीमेंट है ना, बिफोर इंक्रीमेंट हमारी सैलरी प्रिंट होगी, तो बिफोर इंक्रीमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी, बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी लिख दिया। और फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो गया। फिर यहाँ पे अब बिफोर इंक्रीमेंट मेरे को प्रिंट करवाना है, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग में गया, कंसोल डॉट लॉग में मैं क्या करता हूँ, डेटा को प्रिंट कर देता हूँ, पहले E1 का डेटा प्रिंट करूंगा फिर E2 का प्रिंट करूंगा। तो E1 डॉट नेम लिख दिया मैंने, E1 डॉट नेम और E1 डॉट सैलरी, मतलब E1 ऑब्जेक्ट की नेम हो गया और E1 ऑब्जेक्ट की सैलरी हो गया, ये प्रिंट हो गया। फिर मैंने क्या किया, E2 ऑब्जेक्ट का भी मैं ले लेता हूं, तो कंसोल डॉट लॉग में गया, कंसोल डॉट लॉग में जाने के बाद कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, E2 डॉट नेम और यहाँ पे E2 डॉट सैलरी, E2 डॉट नेम और E2 डॉट सैलरी, दो चीज मैंने प्रिंट करवा दिया, E2 डॉट नेम, E2 डॉट सैलरी। अब यहाँ पे भी हमको कंसोल डॉट लॉग एक प्रिंट करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ये प्रिंट हो गया। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग में E1 का डेटा, E2 का डेटा बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, आफ्टर इंक्रीमेंट कर देता हूँ। तो आफ्टर इंक्रीमेंट अगर मैं करूंगा तो क्या होगा कि सैलरी प्रिंट होगी आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि E1 डॉट जो मेरा पैरामीटराइज सैलरी इंक्रीमेंट फंक्शन है वो कॉल करना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे 10% बढ़ा देता हूँ। इसका मतलब ये है कि E1 की सैलरी 10% से बढ़ा दी मैंने, और E2 डॉट सैलरी इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल करूंगा और E2 की सैलरी मैंने बढ़ा दी 20% से, मतलब E1 जो ऑब्जेक्ट है मेरा, E1 की सैलरी 10% से बढ़ेगी और E2 की सैलरी जो है वो 20% से बढ़ेगी। इस तरीके से दोनों सैलरी बढ़ गई। अब मेरे को कंसोल डॉट लॉग करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेम ये दो जो लाइन ऊपर लिखी मैंने ये मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा सिस्टम इस तरीके से चलेगा कि E1 और E2 की सैलरी प्रिंट होगी इंक्रीमेंट के पहले और इंक्रीमेंट के बाद। अब इस एग्जांपल को हम रन करते हैं, तो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक किया। ठीक है, कंसोल लॉग में चलते हैं हम लोग, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया और कंसोल लॉग में हम लोग गए, तो बिफोर इंक्रीमेंट 40,000 और 20,000, आफ्टर इंक्रीमेंट 44,000 और 24,000। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट में क्लास के अंदर पैरामीटराइज फंक्शन बना सकते हैं। दोस्तों इस मॉड्यूल में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग पैरामीटराइज मेथड बना सकते हैं। ठीक है,
अब हमको देखना है कि हम लोग ओवरराइट कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये है, जावास्क्रिप्ट में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो सबके पास एक टू स्ट्रिंग मेथड होता है। तो अभी हम देखेंगे इस एग्जांपल में कि हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड को किस तरीके से टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग किस तरीके से ओवरराइट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। ये फाइल है मेरे पास जो हमने लास्ट एग्जांपल में बनाई थी, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और एक नई फाइल बना लेता हूँ। तो मैंने कॉपी किया इस कोड को और एक नई फाइल मैंने यहाँ पे बना दी। एक नई फाइल में ऐड कर देता हूँ यहाँ पर न्यू फाइल, ठीक है। और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस फाइल को मैं नाम देता हूँ, जो न्यू फाइल होगी मेरी, इसको मैं नाम देता हूँ एक नई फाइल हम लोग ऐड कर लेते हैं यहाँ पे और इसको मैं नाम देता हूँ मेथड ओवरराइट, ठीक है। टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग, या इसको मैं नाम दे देता हूँ example2 ठीक है। example2.html हो गया। यहाँ पे मैंने HTML5 लिख दिया तो HTML का पूरा कोड आ गया, ठीक है। हाँ, अब जो हमने पिछले एग्जाम्पल में जो कोड बनाया था, मैं इसी पूरे कोड को यहाँ से करता हूँ कॉपी और इस फाइल में ले जाके मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। हाँ, अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइट करना है ना। टू स्ट्रिंग मेथड को हम लोग किस तरीके से ओवरराइट कर सकते हैं वो हमको देखना है। तो जैसे अभी अगर मैं इस एग्जांपल को रन करता हूँ ना, तो अभी अगर मैंने इस एग्जांपल को रन किया तो अभी ये पुराना आउटपुट हमको दिखाई देगा, जो आउटपुट है कंसोल वाला, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि टू स्ट्रिंग मेथड तो यहाँ पर है, लेकिन मेरे को टू स्ट्रिंग मेथड को किस तरीके से ओवरराइट करते हैं रिएक्ट के अंदर वो हमको देखना है। तो मैं क्या करता हूं, इसी एग्जांपल में एक फंक्शन और लिख देता हूं, है ना, जिसको मैं नाम देता हूं टू स्ट्रिंग। टू स्ट्रिंग मैंने एक मेथड लिया और टू स्ट्रिंग मेथड के अंदर मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट या रिटर्न करवा दिया, एक रिटर्न करवा दिया। ये जो दोनों वेरिएबल है ना, उनकी वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी। तो रिटर्न नेम मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, रिटर्न नेम। और ये चूंकि जावास्क्रिप्ट है तो यहाँ पे आएगा दिस डॉट नेम, ये हो गया। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूं दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा मेरा वो क्या होगा, तो मैं उसमें यहाँ लिखता हूँ सैलरी, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिखा सैलरी, और सैलरी को मैंने, है ना, सैलरी डॉलर के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट सैलरी, ठीक है। और ये मैंने करा दिया रिटर्न। तो ये टू स्ट्रिंग में मेथड हमारा ये जो है वो रिटर्न हो गया। टू स्ट्रिंग जो मेथड है वो यहां से रिटर्न हो गया, ये मैंने यहाँ पे बंद नहीं किया इसको, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे कोड को, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बने थे, अभी मैं यहाँ पे कंसोल लॉग को हटा के यहाँ कर देता हूं मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट करता हूं और यहां मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉट राइट, ठीक। और ये जो कंसोल लॉग है इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी ई डॉट, दोनों की जो सैलरी है वो बिफोर इंक्रीमेंट प्रिंट हो रही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, और आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी प्रिंट हो रही है डॉक्यूमेंट डॉट राइट में। फिर यहाँ पे सैलरी इंक्रीमेंट फंक्शन चल रहा है और फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दोनों की सैलरी प्रिंट हो रही है, ठीक है। अभी ये जो आफ्टर इंक्रीमेंट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर में सिर्फ
ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E1, सिर्फ E1 लिख देता हूँ यहाँ, है ना, और यहाँ पर मैं सिर्फ E2 लिख देता हूँ। कहने का मेरा मतलब ये है कि E1 और ये प्रिंट मुझे नहीं करना है ना, या मैं यहाँ पे E1 ही लिख देता हूँ और E2 लिख देता हूँ, E1 लिख देता हूँ और E2 लिख देता हूँ। क्या हो रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड किया है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट E1 में जब लिख रहा हूँ तो E1 का जो आउटपुट है वो ये टू स्ट्रिंग जो रिटर्न करेगा ना, ये वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए। तो जैसे अमित है, अब अमित की सैलरी 40,000 है और सुनील है तो सुनील की सैलरी 20,000 है। अब बिफोर इंक्रीमेंट यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेम अमित और सैलरी जो है वो आनी चाहिए 40,000। आफ्टर इंक्रीमेंट यहाँ पे जो सेल नेम है और जो सैलरी है वो क्या आनी चाहिए, आफ्टर इंक्रीमेंट E2 की जो सैलरी है वो दोनों की सैलरी यहाँ बढ़ के आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट का, जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है तो इसका जो रिजल्ट है वो ये जो टू स्ट्रिंग मेथड हमने ओवरराइड किया ना, वो आना चाहिए। तो हम लोग इसको करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको सेव किया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू स्ट्रिंग ओवरराइड, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहाँ राइट क्लिक करके मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो ओपन विद लाइव सर्वर में ये देखो ये सारी चीज आ रही है। हम लोग एक काम करते हैं, BR टैग और लगा देते हैं जिससे ये सभी चीजें एक दूसरे के नीचे आएगी। तो मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सिंपल मुझे एक टैग लगाना है और वो टैग होगा मेरा BR टैग, ये लगा दिया मैंने, सेमी कॉलम लगाया, BR टैग लगाया, तो ये आ गया। फिर यहां से मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे हम लोगों ने E1 को प्रिंट किया, यहाँ पे हम लोगों ने E2 को प्रिंट किया, और यहाँ पे भी हम लोगों ने इंक्रीमेंट के बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट E1 और E2 को भी प्रिंट किया। ठीक है, तो अभी जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा आ रहा है आफ्टर इंक्रीमेंट। तो आफ्टर इंक्रीमेंट भी मैं एक BR लगा देता हूँ, तो आफ्टर इंक्रीमेंट भी नीचे आ जाएगा। और आफ्टर इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे हम लोगों को यहाँ प्रिंट करना है ये वैल्यू, ठीक है। तो जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा रहा, बिफोर इंक्रीमेंट सैलरी नेम अमित सैलरी 40,000, नेम सुनील सैलरी 20,000, आफ्टर इंक्रीमेंट सैलरी ये 10% और 20% के हिसाब से बढ़ के जो वैल्यू है वो आ रही। तो टू स्ट्रिंग मेथड हमने यहाँ पे ओवरराइड किया। ये मेथड कौन सा है, मेरा टू स्ट्रिंग है। टू स्ट्रिंग मेथड को मैंने ओवरराइड किया, तो टू स्ट्रिंग मेथड जब मेरा ओवरराइड होगा तो ये वाला रिजल्ट मुझे आएगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट कंसोल डॉट लॉग में ऑब्जेक्ट को भी लिखूंगा ना E1, तो कुछ इस तरीके के रिजल्ट आना चाहिए। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, इसको टू करना है मेरे को, ये टू स्ट्रिंग लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग में मैंने E1 अगर प्रिंट किया, E1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ये देख रहे हो E1 क्या प्रिंट कर रहा है, जो डेटा हमने, जो फॉर्मेट मैंने दिया था उसी तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। जो फॉर्मेट हम लोगों ने दिया है इसी तरीके से नेम और सैलरी प्रिंट हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट क्लास के अंदर टू राइट, जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइट कर सकते हैं। दोस्तों रिएक्ट में आज हम देख रहे हैं कीवर्ड सुपर, ठीक है। सुपर कीवर्ड का क्या रोल होता है ना, सुपर कीवर्ड किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर। तो सुपर कीवर्ड को देखने के लिए आज हम देखते हैं कि सुपर कीवर्ड कैसे काम आता है, ठीक है। तो रिएक्ट में मान लीजिए आपके पास एक क्लास है जो जिसका नाम A है, ठीक है, और एक क्लास है आपके पास B, ठीक है। आप B क्लास से A क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। ये A क्लास आपकी, ये जो A क्लास है आपकी वो आपकी पेरेंट क्लास है, B क्लास आपकी चाइल्ड क्लास है।
तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सेस करने के लिए हमारे काम में आता है सुपर कीवर्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड हम लोग चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ और क्या यूज होता है सुपर कीवर्ड का, तो इसके साथ सुपर कीवर्ड का एक और यूज होता है, एक तो होता है कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। ठीक है, सुपर एक क्या होगा यहाँ पर कि हम लोग पेरेंट क्लास के पेरेंट फॉर कॉलिंग पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ये एक चीज होती है। और दूसरा होता है, दूसरा क्या यूज होता है, दूसरा यूज यहाँ पर होता है कि आपको ओवर रिडन मेथड, मतलब ओवर रिडन मेथड अगर आपको कुछ बनाने हैं तो वो भी आप यहाँ पर जो सुपर कीवर्ड है उसकी हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक कोड लिखता हूँ, एक कोड जो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके उस कोड को लेके आता हूँ। ठीक है, फिर हम लोग उसमें देखते हैं किस तरीके से सुपर कीवर्ड कॉल होता है। ठीक है, तो ये मैंने एक कोड लिखा। ठीक है, या हम लोग ऐसा करते हैं, इस कोड को दूसरी फाइल पे ले चलता हूं मैं। ठीक है, तो है ना, ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कुछ इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो कैसे आएगा वो हमको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्लास ए बनाई है। ठीक है, ये क्लास ए है मेरी और क्लास बी है मेरी। ठीक है, क्लास ए और क्लास बी में मैंने क्या किया है, क्लास ए और क्लास बी है। क्लास बी में मैंने क्लास ए को कर रखा है इनहेरिट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया है, कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर मेथड बनाया, लेकिन यहाँ पर मैंने सुपर कॉल किया। तो सुपर कॉल क्यों किया मैंने, सुपर कॉल मैंने इसलिए किया है कि जावा स्क्रिप्ट का एक रूल है, जावा स्क्रिप्ट कहती है कि अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आपको सुपर को कॉल करना ही है। ठीक है, अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आपको सुपर को कॉल करना है। लेकिन कब करना है सुपर को कॉल, जब आप दिस यूज कर रहे हैं, या तो आप दिस यूज कर रहे हैं उसके पहले कॉल करना है, या ये फंक्शन की बॉडी जो है वो फंक्शन की बॉडी खत्म होने से पहले आपको कॉल करना है। कहाँ कॉल करना है ये यूज नहीं है, लेकिन वैसे लॉजिकली अगर हम देखें तो इसको सबसे पहली लाइन पे कॉल कर देना चाहिए, क्योंकि सुपर क्या करता है, सुपर आपकी बेस क्लास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट होने से पहले हमको बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस प्रोग्राम को, तो इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ ऐसा आएगा। ये इस प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है ना, क्रिएटिंग ए क्लास, क्रिएटिंग बी, और क्लास ए क्लास बी। ये कैसे आ रहा है, क्लास ए क्लास बी, यहाँ पे क्लास बी आएगा, है ना। ये मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल किया है, मैंने दोनों क्लास में एक कंस्ट्रक्टर बनाया है। तो जैसे ही यहाँ पे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, सुपर में जाएगा, सुपर क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, तो क्रिएटिंग ए मैसेज आ जाएगा, ये क्रिएटिंग ए मैसेज आ गया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या होगा, ये वाला मैसेज आएगा, उसके बाद कौन सा मैसेज आएगा, क्रिएटिंग बी मेथड आ जाएगा। और फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की मदद से दोनों क्लास के मेंबर फंक्शन को हम लोगों ने कॉल किया। ठीक है, अब जावा स्क्रिप्ट का जो जावा स्क्रिप्ट कहती है जो रूल है, वो रूल ये है कि आपको सुपर को कॉल करना ही करना है। अगर आपने बेस क्लास में, है ना, अगर आपने चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो आपको सुपर कॉल करना ही करना। अगर मैं इस सुपर को कॉल नहीं करता हूं तो फिर क्या होगा, अगर मैं सुपर को कॉल नहीं करूंगा तो यहाँ पर एरर आएगी। ये कंसोल में हम लोग जाएंगे और एरर देखेंगे, तो क्या एरर आई यहाँ पर, मस्ट कॉल सुपर कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लॉज बिफोर एक्सेसिंग दिस और रिटर्निंग फ्रॉम ड्राइव्ड कंस्ट्रक्टर। कहने का मतलब यही है कि आपको दिस यूज करने से पहले
या इस फंक्शन की बॉडी बंद होने से पहले आपको सुपर कॉल करना है। ये रूल जावा स्क्रिप्ट के द्वारा बनाया गया रूल है, ठीक है। तो ये चीज एक हो गई। अब अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, है ना, यहां पर मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, मतलब क्लास ए में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूं, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ठीक है। लेकिन लेकिन क्लास बी जो है वो क्या है, चाइल्ड क्लास है ना, क्लास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। और तो क्या होगा, सुपर कॉल करना पड़ेगा मेरे को। सुपर मैंने कॉल किया, ठीक है, सुपर मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब सुपर जब मैं कॉल कर रहा हूं तो कोई एरर नहीं आ रही, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने जो पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर को नहीं बनाया, लेकिन मैंने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो भी मुझे सुपर को कॉल करना ही करना है। तो जो रूल है जावा स्क्रिप्ट की द्वारा जो रूल बनाया गया, वो रूल ये है कि आपकी बेस क्लास, मतलब जो आपकी पेरेंट क्लास है, उसमें कोई कंस्ट्रक्टर हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आपने चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइंड किया है तो यू मस्ट कॉल द सुपर कीवर्ड, अदरवाइज कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। जावा स्क्रिप्ट हमको एरर दे देगी कि सुपर को कॉल करना जरूरी है, ठीक है। ये फेसबुक वालों की अपनी खुद की जो स्टैंडर्ड है उन्होंने बनाए हैं, रिएक्ट लाइब्रेरी के लिए ये स्टेटस है, ये 6 का जो पैटर्न है वो ये रूल डिफाइन करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज है कि कंस्ट्रक्टर हमने कॉल किया है ना, अब इसका उल्टा अगर मैं करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पे इस कंस्ट्रक्टर की बॉडी, है ना, मैं बेस क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया और चाइल्ड क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, है ना। इस केस में क्या होगा कि ये डिफॉल्ट कॉल करेगा, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलेगा जो जावास्क्रिप्ट अपनी तरफ से कॉल कर लेगी। लेकिन मान लीजिए मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे मैंने सुपर को कॉल नहीं किया, है ना, सुपर को यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर ही नहीं बनाया, मैंने पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया लेकिन चाइल्ड क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। तो उस केस में क्या होगा, एरर आएगी? एरर नहीं आएगी, हमारा कोड प्रॉपर चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर हम लोग चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, तो उससे जावा स्क्रिप्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट का ये रूल है कि अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको सुपर कॉल करना ही करना है। और कब कॉल करना है? या तो आप कोई दिस यूज कर रहे हो उससे पहले, या अगर आप दिस यूज नहीं कर रहे हैं तो मेथड क्लोज, मतलब कंस्ट्रक्टर का कोड एग्जीक्यूट होने से पहले आपको कॉल करना है सुपर, ठीक है। ये दो रूल है। इसके बाद फिर मेथड ओवर रिडन में भी इसका यूज होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल और करते हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से सुपर कीवर्ड का कंस्ट्रक्टर के साथ यूज देखते हैं, ठीक है। तो इस एग्जांपल को मैं हटाता हूं और इसी में मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक ईएमपी क्लास बनाता हूं। तो मैंने एक क्लास बनाई, है ना। इस एग्जांपल को मैं हटा रहा हूं, ये मैंने एक एग्जांपल हटा दिया, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने हटाया, यहाँ क्लास बी बनाई, क्लास बी को भी मैंने हटाया, ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने हटा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ईएमपी क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्लास बनाई यहाँ पे ईएमपी, ठीक है। ये मेरी एक ईएमपी क्लास हो गई, है ना। इस ईएमपी क्लास के अंदर मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ जिसमें नेम और सैलरी रखता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया, है ना। इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को मैंने बनाया और यहाँ पे मैंने नेम और सैलरी रखी। ये एमपी क्लास बन गई, नेम और सैलरी बन गया मेरा एक फंक्शन, ठीक है। या मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय क्लास बना दी।
है ना। यहाँ पे ईएमपी क्लास बन गई, ईएमपी क्लास में यहाँ पे नेम और सैलरी दो चीज बन गई। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बनाऊंगा जिसमें मैं टू स्ट्रिंग बनाता हूं। टू स्ट्रिंग में टू स्ट्रिंग बनाएंगे तो टू स्ट्रिंग में क्या होगा कि टू स्ट्रिंग हम जैसे ही बनाएंगे तो टू स्ट्रिंग में हमको टू स्ट्रिंग में क्या होगा कि नेम और सैलरी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे तो नेम और सैलरी प्रिंट हो जाएगा टू स्ट्रिंग के माध्यम से। ठीक है, तो मैंने एक क्लास ईएमपी बनाई, ईएमपी के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया और यहाँ पे एक मेथड टू स्ट्रिंग बनाया और ये ईएमपी क्लास बन हो गई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई जिसको मैंने मैनेजर बोल दिया। ठीक है, मैंने एक मैनेजर क्लास बनाई। हाँ, इस मैनेजर क्लास के अंदर भी मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, इसके अंदर भी मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन चूंकि कंपनी मैनेजर को बोनस देती है तो मैंने एक वेरिएबल और बना लिया जिसको मैंने बोनस नाम दे दिया, तो मैंने यहाँ बोनस बना दिया। ठीक है, अभी मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये नेम और सैलरी तो वही रहेंगे, लेकिन मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे बोनस को भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो बोनस कैसे इनिशियलाइज होगा, बोनस ऐसे इनिशियलाइज होगा कि मैं कॉल करूंगा यहाँ पे सुपर कीवर्ड। तो मैंने यहाँ सुपर कीवर्ड कॉल किया और सुपर कीवर्ड में यहाँ पे नेम कॉमा सैलरी को मैंने यहाँ पास किया। ठीक है, और यहाँ बोनस है तो मैंने दिस डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस को कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किसको किया, ईएमपी क्लास को। ठीक है, तो ईएमपी क्लास को मैंने एक्सटेंड किया, है ना। अब हम लोगों ने क्या ईएमपी क्लास बनाई, ईएमपी क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया, एक मैनेजर क्लास बनाई, मैनेजर क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और जो चाइल्ड क्लास है उसमें हम लोगों ने एक बोनस नया वेरिएबल ऐड किया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक टू स्ट्रिंग मेथड बना लेते हैं। तो हम लोग ये क्या किया, सेम टू स्ट्रिंग मेथड को कॉपी किया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज और प्रिंट करवा दी, और वो क्या चीज हो गई यहाँ पर, बोनस। तो मैंने लिख दिया यहाँ कि ये जो बोनस है वो बोनस लिखा, और बोनस में जाके मैंने यहाँ पे बोनस में जाके यहाँ मैंने लगाया डॉलर, डॉलर के बाद यहाँ पे मैंने कॉल किया बोनस। तो बोनस के लिए हम लोगों ने यहाँ लिखा दिस डॉट बोनस, दिस डॉट बोनस। ठीक है, ये प्रिंट हो गया मेरा। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो मैं बात समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे सुपर कॉल किया है। ठीक है, अभी सुपर हम लोगों ने कॉल किया तो नेम और सैलरी तो मिल गए। अगर मान लो मैं इस लाइन को चेंज कर देता हूं तो ये क्या कोड ये चलेगा, ये कोड नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे बना लेता हूं ऑब्जेक्ट, है ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने बनाया मैनेजर क्लास का। तो मैंने यहाँ लिया लेट, और यहाँ पर मैंने बनाया लाइक से कि यहाँ पर मैंने बनाया सचिन, है ना। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, किसका, मैनेजर क्लास का। तो मैंने लिया यहाँ पर न्यू, और न्यू के अंदर मैंने यहाँ पे ले लिया मैनेजर। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया, तीन वेरिएबल पास करना पड़ेंगे मेरे को। ठीक है, तीन वेरिएबल मेरे को यहाँ पास करने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ तीन वेरिएबल को किया पास। ठीक है, फर्स्ट वेरिएबल क्या हुआ मेरा, फर्स्ट वेरिएबल यहाँ पे मान लो मेरे को क्या नेम पास करना है, तो मैंने नेम पास कर दिया। नेम पास करने के बाद दूसरा क्या पास करना है मेरे को, सैलरी पास करनी है और बोनस पास करना है। तो मैंने नेम पास कर दिया, यहाँ पर मैंने सैलरी पास कर दी। ठीक है, लाइक मैंने पास कर दिया 50,000, और यहाँ पर बोनस मैंने पास कर दिया 10,000। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके यहाँ पर मैं मैनेजर डिटेल में जाके और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको प्रिंट करता हूं। मान लीजिए मैंने एक लाइन यहाँ पे ये कंट्रोल में जाके और मैंने यहाँ पर दूसरा जो है उसको प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैंने सचिन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने सचिन को प्रिंट कर दिया। बेसिकली इस एग्जांपल से हमको जो समझना है वो क्या है, अभी मैंने राइट क्लिक किया और इसको ओपन विद राइट सर्वर किया और इसको मैंने रन किया, तो ये चल रहा है मैनेजर डिटेल सचिन, और ये पूरा डिटेल तीनों वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस हो गए। अब अगर कंस्ट्रक्टर के केस में मैं इन दोनों लाइन को इंटरचेंज करता हूँ, है ना, इंटरचेंज करता हूँ मैं इन दोनों लाइन को,
तो क्या होगा, कोड चलेगा हमारा? नहीं चलेगा, एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का रूल कहता है कि सुपर कीवर्ड को दिस यूज करने से पहले कॉल करना है। हम लोगों ने यहाँ पर दिस को यूज किया, हम लोगों ने यहाँ पर दिस को यूज किया, लेकिन दिस को पहले यूज कर लिया, इसलिए एरर आ रही। तो हम लोग ये नहीं कर सकते, ये बात हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अभी दूसरा हमको क्या करना है, दूसरा हमको यहाँ पर ये करना है कि ये हम लोग यहाँ पे दिस डॉट नेम लिख रहे थे, राइट? अभी हम लोग दिस डॉट नेम की हम सुपर डॉट नेम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे सुपर डॉट नेम है ना, दिस की जगह सुपर, तो वो यूज भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते, हम मेथड को एक्सेस कर सकते हैं सुपर के थ्रू। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कि सुपर डॉट बोनस लिख दूं, है ना, सुपर डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस लिख दूं, तो क्या होगा, कोड चलेगा या नहीं चलेगा, या एरर आएगी, है ना? तो कोड तो हमारा चल रहा है, राइट? क्योंकि सुपर डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस मैंने यहाँ पे लिखा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे सुपर के थ्रू जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, दिस मतलब सुपर हमारा सिर्फ मेंबर फंक्शन जो है ना, फंक्शन को ही यूज करने के लिए होता है। अगर मैं यहाँ पे सुपर डॉट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुपर डॉट बोनस, है ना, सुपर डॉट बोनस, और यहाँ पे भी मैं सुपर डॉट बोनस करके एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, अनडिफाइंड आ गया, ये अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ चेंज कर दिया था, लेकिन मुझे यहाँ चेंज करना था, तो सुपर डॉट बोनस मैंने किया तो यहाँ पर अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को दिस ही यूज करना है। और जावास्क्रिप्ट कहती है कि दिस अगर मतलब अगर आप सुपर यूज कर रहे हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैं मेरा जो बेस क्लास है उसमें कंस्ट्रक्टर नहीं होता, अगर मान लीजिए बेस क्लास में मेरा कंस्ट्रक्टर नहीं होता, या बेस क्लास में पैरामीटर कंस्ट्रक्टर नहीं होता, तो जावास्क्रिप्ट उसको मैनेज कर लेती। लेकिन अगर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है तो सुपर तो चाहिए, ये रूल है। और टू स्ट्रिंग का भी हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम टू स्ट्रिंग ओवरराइट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने टू स्ट्रिंग ओवरराइट कर रहे हैं, टू स्ट्रिंग ओवरराइट कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ 3 वैल्यू प्रिंट करवाई और हम लोगों ने यहाँ 2 वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने जो इनहेरिट की गई क्लास के सुपर को वो किया है, क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट को प्रिंट किया है। तो इस तरीके से सुपर का जो यूज है वो कंस्ट्रक्टर के तौर पे करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग रिएक्ट जेएस में सुपर कीवर्ड का एक दूसरा यूज देख रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट सेशन में ये देखा था कि अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, है ना, अगर आप चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो आपको सुपर कॉल करना ही करना है। अब उस सुपर को कॉल करने की कंडीशन क्या थी कि या तो चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर की बॉडी पूरे होने से पहले आप सुपर के थ्रू पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो, या फिर आप दिस यूज करने से पहले जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको चाइल्ड क्लास के थ्रू कॉल करो। ये तो सुपर का एक यूज था। ठीक है, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने बनाया है ना। इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, क्लास ए बनाई है ना। इस एग्जाम्पल में मैंने क्लास ए बनाई है। क्लास ए के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिसमें मैंने नेम और सैलरी 2 पैरामीटर लिए। अभी मैंने क्या किया, दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम और दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। तो ये मेरी क्लास ए का कंस्ट्रक्टर बन गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, क्लास ए में एक और फंक्शन बनाया। क्लास ए में मैंने एक फंक्शन बनाया, है ना। क्लास ए का जो फंक्शन है इसमें मैंने डिस्प्ले फंक्शन बनाया और मैंने यहाँ पे सिंपल प्रिंट करवा दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट डिस्प्ले मेथड फॉर बेस क्लास। ये मैंने एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया है। ये क्लास ए कंप्लीट हो गई मेरी। इस क्लास ए के अंदर मेरा एक डिस्प्ले मेथड है और एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बी बनाई, है ना। क्लास बी में मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया, है ना। क्लास बी में मैंने एक्सटेंड किया क्लास ए को, मतलब इनहेरिट किया। तो और फिर इनहेरिट किया और इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ।
तो जावास्क्रिप्ट का जो रूल है ना, जावास्क्रिप्ट का जो यहाँ पे सरप्राइजिंग बिहेवियर जो है दूसरी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में, कि यहाँ पे हम लोग सुपर कीवर्ड को कॉल करना है हमको। तो हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया था, चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया और चाइल्ड क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे सुपर कीवर्ड को कॉल कर लिया। जो जावास्क्रिप्ट का रूल है उसके अकॉर्डिंग ये चीज हो गई। ठीक है, फिर दिस डॉट बोनस इज इक्वल टू बोनस, ये तीसरा जो बोनस पैरामीटर है वो हम लोगों ने यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। फिर हम लोगों ने यहाँ पे इस चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन और बनाया जिसको हमने शो फंक्शन बोला है। ठीक है, इस शो फंक्शन में मैं यहाँ दिस यूज कर रहा हूँ, दिस डॉट डिस्प्ले, है ना, दिस डॉट डिस्प्ले। अभी ये डिस्प्ले क्या है, डिस्प्ले बेस क्लास का फंक्शन है ना। अभी चाइल्ड क्लास से हम लोग यहाँ बेस क्लास के इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। किससे कॉल कर रहे हैं, दिस से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से इस फंक्शन के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ दिस को हम लोग कॉल कर रहे हैं। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि ये कॉल हो रहा है ना। ये डिस्प्ले जो फंक्शन है वो बेस क्लास का फंक्शन है और ये चाइल्ड क्लास के शो मेथड के अंदर से कॉल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो मैसेज है वो मैंने प्रिंट कर दिया ताकि ये पता चले कि शो फंक्शन कॉल हो रहा है चाइल्ड क्लास का। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जब मैंने रन किया, तो क्या हुआ, आउटपुट प्रॉपर आया, कंसोल में कोई एरर नहीं, कोई कुछ नहीं है, आउटपुट प्रॉपर आ रहा है, कंसोल में कोई एरर नहीं, कुछ नहीं है। डिस्प्ले मेथड फॉर बेस क्लास और डिस्प्ले मेथड फॉर चाइल्ड क्लास ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने चाइल्ड क्लास के शो मेथड के अंदर से बेस क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल किया है दिस का यूज करके, ये प्रॉपर चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को, है ना, ये जो एक एग्जाम्पल हमने लिया था, इसी एग्जाम्पल को हम लोग एक नया एक एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नई फाइल बना दी जिसको मैंने यहाँ example3.html लिखा। ठीक है, अभी इस पूरे कोड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए कुछ ऐसा है कि यहाँ पे बेस क्लास में शो मेथड है, और डिस्प्ले क्लास में भी मतलब बेस क्लास में डिस्प्ले मेथड है और चाइल्ड क्लास में जो है वो शो मेथड है। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि बेस क्लास में भी शो मेथड होता, डिस्प्ले नहीं होते हुए और हम लोग यहाँ पे शो मेथड कॉल करते, तो इसमें क्या होता, इसमें यह होता है कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनता, बेस क्लास के मेथड को कॉल करता, शो को, फिर ये शो क्या करता, इसको कॉल करता। ठीक है, ये शो इसको कॉल करता, देन कंट्रोल वापस इधर आ जाता। तो इस सिचुएशन में क्या होता, इस सिचुएशन में एरर आती या कोड चलता, एरर आ जाती। एरर क्या आती, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एग्जिट, मतलब ये रिकर्जन में फंस गया है, हमारा जो कोड है वो रिकर्जन में फंस गया है। क्यों फंस गया है, क्योंकि हम लोगों ने दिस का यूज करके यहाँ पे शो फंक्शन को कॉल कर लिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम कब है, आप दिस का यूज कर सकते हो पर कब, जब आपका मेथड ओवररिडन का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा हो तब। लेकिन अभी क्या है कि बेस क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में ही सेम फंक्शन है, तो इस कंडीशन में हमको यहाँ पे सुपर यूज करना चाहिए। तो मैं सुपर डॉट शो को कॉल करता हूँ। ठीक है, अभी मैं सुपर डॉट शो से कॉल करूंगा तो मेरा कोड प्रॉपर चलने लगा। ठीक है, तो जब भी सिचुएशन ऐसी बने कि आपकी बेस क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम फंक्शन है तो हमको वहां पे सुपर ही यूज करना चाहिए, नहीं तो हम लोग रिकर्जन में फंस जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम कॉलिंग बेस क्लास मेथड यूजिंग सुपर ऐसे लिख देता हूं मैं। ठीक है,
और यहाँ पे आउटपुट भी हमारा प्रॉपर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, है ना, फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए और बेस क्लास के फंक्शन को, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए चाइल्ड क्लास से। तो इस तरीके से सुपर कीवर्ड काम करता है। गेट का आज हम लोग एक एग्जांपल कोड लिखने जा रहे हैं। इस एग्जांपल में हम लोग इनहेरिटेंस और सुपर कीवर्ड का किस तरीके से यूज करते हैं वो सभी कंसेप्ट हम कवर करेंगे। तो मैं बता देता हूँ हम लोग क्या करेंगे, है ना। हम लोग सबसे पहले एक बेस क्लास बनाएंगे, है ना। ये हमारी एक बेस क्लास होगी, ठीक है। ये हमारी एक बेस क्लास होगी, इसका नाम हम लोग सर्कल देंगे, ठीक है। इस बेस क्लास के अंदर क्या होगा, इस बेस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, है ना। एक कंस्ट्रक्टर हम लोग बनाएंगे और दूसरा एक मेथड हम बनाएंगे बेस क्लास के अंदर जिसको मैं नाम दूंगा एरिया, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल। ये हमारी बेस क्लास बनेगी। दूसरा हम लोग एक मेथड बनाएंगे, हम लोग दूसरा एक एक दूसरी जो चाइल्ड क्लास होगी वो बनाएंगे और इस चाइल्ड क्लास का जो नाम होगा वो क्या होगा, इस चाइल्ड क्लास का नाम हम लोग रखेंगे सिलेंडर क्लास, है ना। तो सिलेंडर क्लास हम लोग बनाएंगे, चाइल्ड क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक एरिया बनाएंगे, एक एरिया बनाएंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक वॉल्यूम बनाएंगे। तीन फंक्शन हम लोग बनाएंगे। एक कंस्ट्रक्टर भी होगा इसी के अंदर, एक कंस्ट्रक्टर भी होगा, एरिया होगा और वॉल्यूम होगा, ठीक है। यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज भी होगा और इनहेरिटेंस का यूज भी होगा। तो रिएक्ट के अंदर जो क्लास का कंसेप्ट है, जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है और जो सुपर का कंसेप्ट है, सारी चीजें इस एग्जांपल में यूज होगी। तो मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड और हम लोग इस एग्जांपल को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लास्ट वाला एग्जांपल था जो हमने एग्जांपल 3 बनाया था। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी एग्जांपल में मैं इस पूरे कोड को हटा देता हूँ और नया स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बाकी एग्जांपल हमारा वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, एग्जाम्पल सुपर कीवर्ड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया एग्जाम्पल सुपर कीवर्ड। अब इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए किस तरीके से हमको काम करना होगा वो हम देखते हैं। तो हमको पहले तो क्या चाहिए, हमारे जो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमको पहले एक सर्कल क्लास बनानी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्कल क्लास बनाता हूँ। सर्कल क्लास के अंदर मैं एक एरिया डिफाइन करूंगा, है ना। एक सर्कल क्लास बनाऊंगा और सर्कल क्लास के अंदर मैं एक एरिया डिफाइन करूंगा। तो मैं स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, है ना। स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ, ये स्क्रिप्ट हो गया, है ना। स्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या डिफाइन करता हूँ, मैं सर्कल एक क्लास डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैंने क्लास सर्कल डिफाइन कर लिया, ठीक है। ये क्लास मेरी सर्कल एक क्लास बन गई। सर्कल क्लास के अंदर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है जो कि क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर एक बनाऊंगा मैं। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, तो मैंने सर्कल क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया। ये क्या कर रहा है, ये रेडियस को इनिशियलाइज कर रहा है। तो ये बेस क्लास हो गई, है ना। बेस क्लास सर्कल क्लास जो है बेस क्लास हो गई। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया, रेडियस बनाई। अब एक फंक्शन और बनाना है, वो क्या बनाना है, एरिया बनाना है मेरे को, एक फंक्शन और एरिया बनाना है। तो एरिया के लिए क्या होता है ना, एरिया एक फंक्शन होता है सर्कल का। एरिया एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग कराते हैं रिटर्न, है ना। रिटर्न कराते हैं हम, और रिटर्न में हम क्या लिखेंगे, रिटर्न में हम लोग लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो मैथ डॉट पी आई, हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, मैथ डॉट पी आई। ये हो गया पाई की वैल्यू इंटू इंटू पाई इंटू क्या, आर स्क्वायर। तो मैथ डॉट पावर एक फंक्शन होता है। तो मैंने मैथ
डॉट पावर फंक्शन का यूज किया पाई आर स्क्वायर के लिए। अभी पाई आर स्क्वायर में मुझे क्या करना पड़ेगा, दिस डॉट रेडियस कॉमा 2, तो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया यहाँ पे मेरा रिटर्न हो गया। तो ये बेस क्लास बन गई मेरी, बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बन गया है ना, बेस क्लास बन गई, बेस क्लास में सर्कल एक बेस क्लास बन गई, सर्कल के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बन गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, इसके अंदर ये एरिया बन गया, और यहाँ पर ये बेस क्लास हो गई। अब एक क्लास और बनानी है, वो क्या बनानी मुझे, अब एक क्लास बनानी मुझे जो कि क्या करेगी, इनहेरिट करेगी, है ना। मेरे को एक 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 क्लास और मैं बनाऊंगा, वो क्लास मैंने बनाई, क्या हो गई, वो क्लास हो गई मेरी सिलेंडर, और सिलेंडर क्लास जो है वो क्या कर रही मेरी, इनहेरिट कर रही है किसको, सर्कल क्लास को। ठीक है, अब सिलेंडर का मेरे को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम के साथ साथ मुझे एरिया चाहिए, है ना। लेकिन मेरे को एक कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो कंस्ट्रक्टर अगर मैं बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगा, कंस्ट्रक्टर जो मैं बनाऊंगा उसमें मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैंने बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो जावा स्क्रिप्ट के रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा दिस यूज करने से पहले। तो मैं दिस डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट यूज कर रहा हूँ, उसके पहले मैं सुपर और रेडियस को कॉल कर लूंगा। तो रेडियस को मैं इनिशियलाइज सुपर रेडियस, ये मैंने कॉल कर लिया। तो यहाँ पे मैं सुपर, ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो गया, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर मेरा कॉल हो गया, और मैंने चाइल्ड क्लास का जो, चाइल्ड क्लास में मुझे जो हाइट इनिशियलाइज करनी थी वो मैंने कर दी। अब मैं दो मेथड लिखने जा रहा हूँ, वो दो मेथड क्या करेंगे, वो मेथड करेंगे जो एरिया कैलकुलेट करेंगे सिलेंडर का। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे भी मैं सेम फंक्शन बनाऊंगा, एरिया वाला जो फंक्शन मैंने ऊपर बनाया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं सेम फंक्शन बनाऊंगा, लेकिन फार्मूला चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस 2 इंटू रेडियस इंटू हाइट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे रिटर्न, अब रिटर्न में मुझे क्या चाहिए, 2 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो मैं लिख देता हूँ इंटू 2 इंटू लिखने के बाद मुझे क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर मतलब सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो मैं क्या करूंगा, 2 इंटू सुपर डॉट 2 इंटू सुपर डॉट एरिया, ये कॉल कर लेता हूं मैं, है ना। 2 इंटू सुपर डॉट एरिया, ये मैं कॉल कर लूंगा, प्लस फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है कि 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस, प्लस के साथ क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू रेडियस इंटू हाइट। ठीक है, तो 2, फिर मैं क्या करूंगा, 2 इंटू रेडियस, तो दिस डॉट रेडियस हम लोग यहाँ कॉल कर लेंगे, दिस डॉट रेडियस हम लोग कॉल कर लेंगे, 2 इंटू पाई चाहिए हमको पहले, तो 2 इंटू पाई मैथ डॉट, है ना, 2 इंटू मैथ डॉट पाई 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू दिस डॉट रेडियस इंटू दिस डॉट हाइट, ये है। तो दिस डॉट रेडियस इंटू दिस डॉट हाइट, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एरिया, सिलेंडर का एरिया। अब हमको एक फंक्शन और बनाना है जो कि कैलकुलेट करेगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है, वॉल्यूम कैलकुलेट होने के लिए फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर है, इंटू हाइट, पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट, तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। एरिया कैलकुलेट हो गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया। अभी ये हो गया हमारा सिलेंडर क्लास। अब हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, अब हम लोग बनाते हैं सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेंडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उसमें वैल्यू पास करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लेट सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, और यहाँ
पे न्यू, अभी मुझे सिलेंडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ रेडियस 5 और ये वैल्यू पास कर देता हूँ 10। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये फंक्शन को हटाता हूँ और यहाँ पे दोनों वैल्यू को मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो ये है रिजल्ट हमारा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको हटाना होगा हमको, है ना, 2 * न्यू, और यहाँ पे आएगा सिलेंडर। सॉरी, ये एक कीवर्ड मैंने गलत लगाया, नहीं इसलिए हो रहा प्रॉब्लम। ये हो गया। ठीक है, अभी इस एग्जांपल को हम लोग रन करते हैं, तो मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देख रहे हो आप, ये वैल्यू यहाँ पे निकल के आ रही है, एरिया इतना आ रहा है और वॉल्यूम इतना आ रहा है ना। अभी ये कैसे कैलकुलेट हो रहा है, ये ऐसे कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पे कि हम लोगों ने क्या किया कि ये सर्कल एक क्लास बनाई है, सर्कल क्लास के बाद एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट रेडियस इज इक्वल टू रेडियस, फिर यहाँ पर हम लोगों ने बनाया एरिया, एरिया में हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू रिटर्न की है एरिया की, और फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ सिलेंडर बनाया, सर्कल क्लास को इनहेरिट किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया, फिर यहाँ एक एरिया बनाया, यहाँ एक वॉल्यूम बनाया, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको प्रिंट करवाया। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे सुपर कीवर्ड का भी यूज किया, इनहेरिटेंस का भी यूज किया, और मेथड ओवर रिडन का भी यूज किया। दोस्तों आज हम देखते हैं कि रिएक्ट के अंदर हम लोग किस तरीके से गेटर और सेटर मेथड बना सकते हैं ना। गेटर और सेटर जो मेथड है वो डॉटनेट के फीचर है, डॉटनेट से ही फीचर जावास्क्रिप्ट ने इनहेरिट किए हैं, है ना। तो गेटर और सेटर मेथड बनाने के लिए क्या करना होता है वो हम देखते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई EMP, इसके अंदर मैं एक कोड लिखता हूँ, है ना, इसके अंदर मैं एक कोड लिखता हूं जो कि गेटर और सेटर की वैल्यू डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, और दिस डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फुल नेम। ठीक है, अभी मैंने एक फंक्शन बनाया गेट फुल नेम, ये मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट फुल नेम। ठीक है, अभी गेट फुल नेम जो मेरा फंक्शन है उसमें मैं क्या करवाता हूँ, रिटर्न, है ना, उसमें मैं पूरा नाम रिटर्न करवा देता हूँ। तो रिटर्न, फिर यहाँ लगाता हूँ वेक्ट्रिक रिटर्न, रिटर्न के बाद यहाँ लगाता हूँ वेक्ट्रिक डॉलर दिस डॉट, है ना, दिस डॉट फुल नेम। वेक्ट्रिक के बाद चूंकि ये लगाना पड़ेगा मेरे को, फिर यहाँ मैं लगाता हूँ दिस डॉलर, फिर यहाँ मैं लगाता हूँ दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एफ नेम लिखा मैंने, और फिर क्या लगाऊंगा मैं, प्लस लगाऊंगा, दिस डॉट एफ नेम, दिस डॉट एफ नेम प्लस, है ना, फिर यहाँ मैंने लगाया प्लस, ये प्लस लगा दिया मैंने, प्लस के बाद ये स्पेस लगा दिया मैंने, फिर यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, फिर यहाँ पर मैंने लिखा दिस डॉट लास्ट नेम। ठीक है, फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ, दिस डॉट एल नेम, तो मैंने क्या दिस डॉट एल नेम, ये हो गया मेरा, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया बंद। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस पूरे कोड को कर दिया बंद, और ये लास्ट में मैंने लगा दिया सेमी कॉलम, ये सेमी कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा दिस डॉट एफ नेम प्लस दिस डॉट एल नेम, ये मैंने रिटर्न कर दिया, यहाँ पे गेट फुल नेम को रिटर्न कर दिया फंक्शन। ये गेट मेरे को अभी नहीं लगा रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब है वो मैं दिखाता हूँ। तो मैंने फुल नेम एक फंक्शन बना लिया, अब हमने EMP क्लास बना ली, EMP क्लास के बाद एक फुल नेम का फंक्शन बना लिया हम लोगों ने। फुल नेम का फंक्शन बनाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया लेट ई इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया EMP, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया।
और इस ऑब्जेक्ट में मैंने क्या किया, दो नेम पास कर दिए, यहाँ पे मैंने पास कर दिया फर्स्ट नेम और यहाँ मैंने पास कर दिया लास्ट नेम। ठीक है, ये दो चीज हो गई, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पास हो गया मेरा फंक्शन में, गेट नेम में ये पास कर दिया मैंने। फिर मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ मैं, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट में ई लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फुल नेम। ये जो फंक्शन का नाम है ये फुल नेम है। तो इस तरीके से फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। ओपन विथ लाइव सर्वर में द फर्स्ट नेम इज, ये रिजल्ट आ रहा है, द फर्स्ट नेम इज दिस। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे गेट लगा देता हूँ, है ना, मैं क्योंकि नेम को ले रहा हूँ तो मैं यहाँ गेट लगा देता हूँ, तो मैंने गेट कीवर्ड लगाया, तो फिर मुझे एज ए फंक्शन कॉल नहीं करना इसको। इसको मैं कैसे पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर एक एज ए प्रॉपर्टी में इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो देखिए एज ए प्रॉपर्टी मेरा फंक्शन यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। ठीक है, ये इसलिए था कि पहले जावास्क्रिप्ट में प्राइवेट कीवर्ड नहीं था, तो हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू डायरेक्ट जो वेरिएबल है उसको चेंज कर सकते थे, है ना। और अगर मान लो हम लोग प्राइवेट कीवर्ड का यूज करते हैं तो जो फंक्शन होता है ना, जो क्लास का फंक्शन होता है वही वेरिएबल को अपडेट कर पाता है। तो इस प्रॉब्लम के लिए सेटर और गेटर मेथड का हम लोग यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग जो वेरिएबल है उसको अल्टर कर पाए, है ना, सेटर और गेटर फंक्शन की हेल्प से। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे लिख दिया फुल नेम। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेटर मेथड भी बनाते हैं। जिस तरीके से मैंने गेटर मेथड बनाया उसी तरीके से हम लोग एक सेटर मेथड भी बनाते हैं। तो फुल नेम में लिखता हूँ, यही फंक्शन फुल नेम कॉल करता हूं मैं। ठीक है, यही फंक्शन मैं फुल नेम बनाता हूं। तो मैंने क्या बनाया, फुल नेम फंक्शन बनाया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम को करता हूँ इनिशियलाइज। ठीक है, फुल नेम मैंने लिया और यहाँ पे एक नेम करके मैंने एक वेरिएबल ले लिया। अब इस नेम में ये जो नेम है, ये जो नेम है, ये नेम हो गया। ठीक है, इस नेम को मुझे सेटर मेथड बनाना, मतलब नेम की वैल्यू को मेरे को सेट करना है। तो वो कैसे सेट होगी, सबसे पहले तो मैं जो नेम में आ रहा है ना उसको स्प्लिट कर लूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम को स्प्लिट कर लेता हूँ। तो मैंने लिया लेट और यहाँ पे ले लिया ARR इज इक्वल टू नेम डॉट ARR और नेम डॉट स्प्लिट, ये फंक्शन मैंने कॉल किया नेम डॉट स्प्लिट। और नेम डॉट स्प्लिट जो है फंक्शन मेरा, नेम डॉट स्प्लिट, ये फंक्शन मैंने कॉल किया नेम डॉट स्प्लिट। और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ स्पेस, है ना। तो ये जो फंक्शन है वो स्पेस के अंदर आ जाएगा यहाँ पर। तो मैंने ARR जो मैंने वेरिएबल लिया था ARR, इसमें नेम डॉट स्प्लिट किया मैंने, तो ये 0। ठीक है, तो क्या होगा, एक अरे बन जाएगा मेरा और एक अरे में ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो वैल्यू अरे में क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे कि दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू 0 और 1, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको दो भागों में तोड़ के 0 और 1 में इनिशियलाइज कर देगा इस वैल्यू को। तो ये हो जाएगा सेट नेम। ठीक है, ये सेट नेम की वैल्यू हो गई। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई और फंक्शन कॉल करता हूँ, है ना, कोई और फंक्शन, मतलब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर कोई वैल्यू असाइन करता हूँ। मतलब ये मैं ऐसे कर दूं अगर कि ई डॉट फुल नेम इज इक्वल टू, ये फंक्शन को एक तरह से फंक्शन का कॉल ही होगा, और मैं यहाँ लिख देता हूँ संदीप राय। तो क्या होगा, ये ई डॉट फुल नेम की वैल्यू चेंज होके संदीप राय हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे जाके मैंने ई डॉट फुल नेम तो प्रिंट हो गई होगा, क्योंकि यहाँ पे हम ई डॉट फुल नेम में यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, ये कुछ एरर हो गया यहाँ पे, फुल नेम ई डॉट फुल नेम, ये फंक्शन कॉल हुआ, स्प्लिट हुआ वैल्यू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में नेम गया, नेम में स्प्लिट हुआ F1। और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ सेट नहीं लगाया तो हम लोगों को यहाँ सेट मेथड लगाना पड़ेगा, तब ये वैल्यू जो है एज ए प्रॉपर्टी लेके आएगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे
अभी मैं क्या करता हूँ, एक br टैग लगा देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम लोग एक br टैग यूज कर लेते हैं, तो लाइन जो है वो चेंज हो जाएगी हमारी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये देखिए, है ना, तो ये फर्स्ट नेम है। यहाँ पर हमने गेटर और सेटर दो मेथड यूज किए हैं। गेटर और सेटर का जब भी हम यूज करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका जो कोड है, जो फंक्शन है, वो एज ए प्रॉपर्टी बिहेवियर करने लगेगा। अभी कैसे एज ए फंक्शन कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग गेटर और सेटर बना के जो वेरिएबल की वैल्यू है उसको ओवरराइट कर सकते हैं। आज हम ES6 का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है स्टैटिक, स्टैटिक वेरिएबल का हम यूज कैसे करते हैं, या स्टैटिक मेथड का यूज हम कैसे करते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, वो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एग्जांपल कोड में बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे मैं स्टैटिक मेंबर का यूज करके एक कोड लिखूंगा, एक एग्जांपल कोड लिखूंगा स्टैटिक वेरिएबल का यूज करके। ठीक है, तो स्टैटिक वेरिएबल का यूज करके जब मैं यहाँ पे, अच्छा स्टैटिक वेरिएबल क्या है? स्टैटिक वेरिएबल मतलब ऐसा डेटा होता है जिसका ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, जो जिसकी केवल एक कॉपी बनती है। जैसे कि आपने कोई स्टैटिक वेरिएबल बनाया, लेकिन आपने कोड के अंदर 10 ऑब्जेक्ट बनाए, लेकिन जो स्टैटिक डेटा है उसकी हमारी एक ही कॉपी बनेगी। तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे बनाई क्लास, और क्लास में मैंने यहाँ पर बना ली EMP क्लास। ठीक है, अभी मैं EMP क्लास बनाऊंगा। इस EMP क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक स्टैटिक EMP क्लास के अंदर में एक स्टैटिक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ ग्रुप नेम। तो मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बना लिया ग्रुप नेम, और ग्रुप नेम में मैंने लिख दिया टेस्टिंग। मतलब मैंने एक EMP क्लास बनाई, उसके अंदर एक ग्रुप बनाया, जो ग्रुप ये बताता है कि टेस्टिंग के एम्प्लॉय का ग्रुप है। तो मैंने क्लास EMP बनाई, उसके अंदर मैंने एक स्टैटिक वेरिएबल बनाया। फिर मैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाता हूँ। तो मैंने कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन बनाया, है ना। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दो वेरिएबल बनाए, एक नेम बनाया और एक सैलरी बनाया। दो वेरिएबल बनाए मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर, नेम और सैलरी। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, ये नेम हो गया मेरा। और दूसरा वेरिएबल मैंने क्या लिखा, दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, तो ये जो दूसरा वेरिएबल है वो मेरा सैलरी हो गया। ठीक है, तो ये नेम डॉट सैलरी और दिस डॉट सैलरी हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्लास बना लिए, क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल हमने बनाया, स्टैटिक वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर से हमने नेम और सैलरी की वैल्यू को क्या किया, नेम और सैलरी की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, लेट E1 इज इक्वल टू न्यू EMP, और मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसमें मैंने पास कर दिया नेम लाइक अनिल, और सैलरी मैंने पास कर दी 20,000। ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसी का मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसको मैंने नाम दिया E2। तो ये E1 और E2 मेरे ऑब्जेक्ट हो गए। E1 और E2 क्या हो गए, मेरे ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इन ऑब्जेक्ट को मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया E1 डॉट नेम। E1 डॉट नेम हुआ, E1 डॉट नेम, फिर मैंने लिखा प्लस E1 डॉट नेम, फिर मैंने लिखा प्लस, फिर यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, फिर यहाँ पे मैंने प्लस लगाया। प्लस बनाने के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा E1 डॉट सैलरी हुआ। फिर मैंने यहाँ प्लस लगाया, प्लस लगाने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाया, फिर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। ठीक है, E1 डॉट सैलरी हो गया, E1 डॉट नेम हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए ग्रुप का नेम। तो ग्रुप नेम को कैसे प्रिंट करवाना है, ग्रुप नेम को, मतलब ये ग्रुप नेम क्या है, ग्रुप नेम एक स्टैटिक वेरिएबल है ना। तो स्टैटिक वेरिएबल को आप कैसे प्रिंट करवा सकते हो, तो जावा स्क्रिप्ट कहती है कि स्टैटिक वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए आपको क्लास का नाम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास EMP क्लास है, तो EMP डॉट ग्रुप नेम हम करेंगे तो हम ग्रुप नेम को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है,
ये हो गया हमारा E1 का डेटा। अब मैं इस एग्जाम्पल को रन करके देखता हूं। एग्जाम्पल को मैंने रन किया तो यहाँ पर अनिल आ गया, 2000 आ गया और टेस्टिंग ये ग्रुप का नेम भी आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवा के देखते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को लिखने के बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट किया br को। तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट br, ये नीचे की लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, E2 ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, E2 ऑब्जेक्ट को प्रिंट किया, तो ये E1 था, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट और E2 में क्या है, नाम में ले लेता हूं अतुल, तो मैंने अतुल ले लिया और अतुल की सैलरी मैंने कर दी 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं E1 की जगह कर देता हूं E2, तो मैंने E1 की जगह E2 कर दिया। अब इस एग्जांपल को हम लोग रन करेंगे तो यहाँ पर अनिल आया जिसकी सैलरी 20,000 है और टेस्टिंग ग्रुप है, यहाँ पर दूसरा नाम जो है वो अतुल आया जिसकी सैलरी 30,000 है और यहाँ पर टेस्टिंग है। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो E1 और E2 है, राइट, ये E1 और E2 है। अगर मान लीजिए मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे करता हूं यहाँ पर कि E1 और E2 है और यहाँ पे मैं E1 E2, ठीक है, यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो मैंने ये लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर मैंने br को कर दिया प्रिंट। ठीक है, तो अभी आउटपुट कुछ इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं ऐसे करता हूं कि मेरे को क्या करना है, मैं इस कंपनी नेम को चेंज कर देता हूं, यहाँ पर इस कंपनी नेम को मैं चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं कैसे चेंज कर पाऊंगा, मैं emp डॉट ग्रुप नेम लिख के, मान लीजिए मैं यहाँ पे emp डॉट ग्रुप नेम को मैं टेस्टिंग से हटा के कर देता हूं सपोर्ट। ठीक है, तो क्या होगा, E1 का डेटा कुछ और होगा, E2 का डेटा कुछ और होगा। देखो, E1 का डेटा टेस्टिंग और E2 का डेटा सपोर्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है। तो E1 और E2 ये वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई। अब दूसरी बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे दिस लगाता हूँ, क्लास नेम की जगह दिस लगाता हूँ, तो क्या मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो मैं दिस डॉट ग्रुप नेम लिखता हूँ और दिस डॉट ग्रुप नेम में यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट ग्रुप नेम लिखा तो यहाँ अनडिफाइंड आया, मतलब स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग दिस से एक्सेस नहीं करते हैं, स्टैटिक को हम लोग दिस से एक्सेस नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डेटा, मतलब स्टैटिक वेरिएबल बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट की क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि आप स्टैटिक डेटा को मेथड के थ्रू कैसे एक्सेस करते हो, क्योंकि यहाँ तो हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब हम लोगों ने क्लास के नेम से इस डेटा को पूरा एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब ये जो कंपनी नेम या जो ग्रुप नेम जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन बना हुआ है या स्टैटिक डेटा जो बना हुआ है, इसका यूज मैं करने जा रहा हूं एक फंक्शन के अंदर। तो मैंने एक फंक्शन बनाया डिस्प्ले। ठीक है, मैंने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले और इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूं, इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं ये पूरा कोड लिख देता हूं। एक डिस्प्ले फंक्शन के अंदर मैं ये पूरा कोड लिख देता हूं और यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं दिस। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस डॉट नेम और यहाँ लिख दिया मैंने दिस डॉट सैलरी और emp डॉट ग्रुप नेम। तो अब क्या होगा, ये लाइन यहाँ पे हट जाएगी और ये लाइन यहाँ पे हट जाएगी। ये L1 E1 ऑब्जेक्ट बन गया, E2 ऑब्जेक्ट बन गया। डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जरूरत यहाँ पे नहीं होगी हमको। ठीक है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, E1 डॉट डिस्प्ले को करता हूँ कॉल। तो मैंने E1 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, यहाँ पे मैंने लाइन चेंज की और यहाँ से इसको मैंने हटाया और यहाँ पे मैंने क्या किया, E2 डॉट डिस्प्ले को कॉल किया, क्योंकि E1 और E2 क्या है हमारे पास, E1 और E2 हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब इस ये वाली लाइन की जरूरत नहीं है। ये जो डेटा हम प्रिंट करवा रहे हैं ये काम कौन कर रहा है हमारे लिए एक काम शो मेथड कर रहा है, डिस्प्ले मेथड कर रहा है। बिकॉज हम लोगों ने वो एक मेथड बना रखा है जो कि डेटा को डिस्प्ले करवा रहा है वहां पे। ठीक है, तो एक्सेसिंग स्टैटिक डेटा इन मेथड
इसको एक बार और हम लोग देखें तो मैंने एक ईएमपी क्लास बनाई है। इस ईएमपी क्लास में मैंने एक स्टैटिक ग्रुप नेम का स्टैटिक मेथड स्टैटिक वेरिएबल बनाया। इस स्टैटिक वेरिएबल को मैंने कंस्ट्रक्टर क्लास बनाई जिसमें नेम सैलरी, और इस कंस्ट्रक्टर से ये जो दो वेरिएबल है इसको मैंने क्या करवाया, इन दो वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया, इन दो वेरिएबल को मैंने एक्सेस किया, इनिशियलाइज किया कंस्ट्रक्टर की हेल्प से, और एक डिस्प्ले मेथड बनाया। और इस डिस्प्ले मेथड से मैंने क्या किया, इस डिस्प्ले मेथड से मैंने यहाँ पे डेटा को प्रिंट करवाया। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये जो क्लास का मेथड है ना, ये इस स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं। सिंपल ये है मेरा ऑब्जेक्ट, तो मैंने राइट क्लिक किया और ओपन विथ लाइव सर्वर किया। इस एग्जांपल को हम लोगों ने प्रिंट किया, तो ये डेटा जो है प्रॉपर तरीके से हमको प्रिंट करके दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मेथड के अंदर स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हम लोगों ने नॉर्मल मेथड बनाया था, ठीक है। अब अगर क्या मैं इस मेथड को स्टैटिक, अच्छा यहाँ पे अगर मैं दिस लिख देता हूं तो क्या रिजल्ट आएगा, स्टैटिक मेथड नहीं, ये नॉर्मल मेथड है डिस्प्ले, और अब मैं यहाँ पे नॉर्मल दिस लिख देता हूँ, दिस डॉट ग्रुप नेम, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट अनडिफाइंड, अनडिफाइंड हमको मिला, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन के आगे लगा देता हूं स्टैटिक, इस फंक्शन के आगे मैं लगा देता हूं स्टैटिक, तो होगा क्या कि ये जो मेथड है वो क्या बन जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा, ये मेथड स्टैटिक बन जाएगा, है ना। अब क्या है स्टैटिक, अभी आपने यहाँ दिस लिखा था तो अनडिफाइंड आया था, अब यहाँ पे स्टैटिक, ये वेरिएबल स्टैटिक है और ये मेथड भी स्टैटिक है, और ये दिस के थ्रू इसको एक्सेस कर रहा है। तो हम देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट कुछ आया नहीं, कुछ एरर आई है, हम लोग देखते हैं क्या एरर है। डिस्प्ले इज नॉट ए फंक्शन, ओके, डिस्प्ले नॉट ए फंक्शन, डिस्प्ले नॉट ए फंक्शन, क्योंकि स्टैटिक है, स्टैटिक है तो कॉल कैसे होगा ये फंक्शन। एरर इसलिए आ रही क्योंकि एक स्टैटिक मेथड है, अभी स्टैटिक मेथड ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता, तो हम लोगों को ईएमपी से कॉल करना पड़ेगा क्लास नेम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईएमपी डिस्प्ले और ईएमपी डिस्प्ले, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया, लेकिन इसमें क्या आया, ईएमपी अनडिफाइंड टेस्टिंग, ईएमपी अनडिफाइंड टेस्टिंग, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे इसको हटा के केवल ये प्रिंट करना था, ठीक है, दिस डॉट ग्रुप नेम, क्योंकि ये स्टैटिक मेंबर है ना, स्टैटिक मेंबर का ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे टेस्टिंग टेस्टिंग ग्रुप का नेम आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टैटिक मेथड बनाते हो और आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो, तो स्टैटिक मेथड से आप दिस का उपयोग करके स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो। तो ये था हमारा स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल कैसे बनाना है, जावास्क्रिप्ट के अंदर स्टैटिक का कैसे यूज करना है, स्टैटिक मेथड का, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे प्राइवेट मेथड कैसे बनाते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर।